हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का, दैट इज अ प्रैक्टिकल सेशन ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको मैंने ग्रामर और ग्रामेटिकल वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस किया था विद सम ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, आज मैं डिस्कस करूंगी सेम केस गोज टू द सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है बच्चे कि आपको जो है एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें जो स्टेटमेंट में अगर कोई वर्ड एरर है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। एनी ऑफ द वर्ड इज बीइंग हाईलाइटेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अगर वो गलत है तो आपको तीन ऑप्शन दी जाती हैं, और अगर वो गलत नहीं है, अगर स्टेटमेंट आपको रेक्टिफाइड लगती है तो आप नो इंप्रूवमेंट की जो ऑप्शन है वो चूज करते हो। सो दैट इज अ मेन पार्ट। तो एरर फाइंडिंग से अगर कंपेयर किया जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इजी रहता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट ऑप्शन। तीन ऑप्शंस होती हैं, लास्ट ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट में होती है, तो थोड़ा सा एक जो आउटलुक है वो इन बिटवीन ऑप्शंस के बीच में ही आ रहा होता है कि हाँ हमें इसमें से ही करना है, हमें ज्यादा एक्सटेंशन व्यू जो है इसमें सोचना नहीं पड़ता। बट इन दिस ऑल्सो यू नीड अ ग्रामर, यू नीड अ ग्रामेटिकल वोकैबुलरी, यू नीड अ वोकैबुलरी। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव करते हैं। Okay, let's move on to the sentence improvement. Let's have a look at the first statement, right? Okay, first statement जो है, let's have a look. Please have a look. Okay, on one occasion he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से जा रही है। हाईलाइटेड वर्ड आपको वॉज प्लानिंग दिया गया है, साथ में आपको जो है चार ऑप्शन दी गए, तीन ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, अब बच्चे इसमें देखो क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट किस तरीके से आ रही है। ऑन वन ओकेजन ही प्रोसीडेड, ठीक है, यहाँ पर जो बात है वो पास्ट टेंस को लेके हो रही है। ठीक है, ऑलरेडी जो चीज पास्ट को लेके हो रही है, मी टू अकम्पनी हिम ऑन द शूटिंग एक्सपेडिशन। ठीक है, तो पास्ट को लेके बात हो रही है, तो वॉज प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं आ सकता। रीजन इज वो आगे कंटिन्यू में बात नहीं की जा सकती, आईएनजी फॉर्म तो वो ले ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर वॉज प्लानिंग की जगह पे आपको क्या आ जाना चाहिए, हैड प्लान्ड, बिकॉज ऊपर से जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग से जो चल रही है बच्चे, वो पास्ट टेंस को ही डिपिक्ट कर रही है। अगर वो पास्ट को करती है तो आगे वाली स्टेटमेंट जो है वो भी किस में जानी चाहिए, पास्ट में ही जानी चाहिए। तो दैट विल बी योर हैड प्लान, राइट, हैड प्लान रहेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ये टेंसेस का पार्ट था, ठीक है। ओके, अब ये वाली स्टेटमेंट में देखिए क्या है बच्चे में आपके लिए ग्रामर जो है, कंप्लीट ग्रामर मींस एवरी टॉपिक इज बीन इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली एक एक टॉपिक भी मैं आपके साथ लाऊंगी डिस्कशन के लिए, बिकॉज एक बेसिक टॉपिक को, ग्रामर को समझने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए आपको जो है आपका जो बेसिक है, बेस ऑफ द ग्रामर को भी समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी बेस ऑफ द ग्रामर भी बहुत अच्छे से जो है आपके पेपर में जो है उसके थ्रू जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से रेक्टिफाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वर्ड है ग्रेटर वर्ड यूज किया गया है बच्चे, दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री। बेसिकली ईआर का फैक्टर यूज किया गया है, यहाँ पर भी ईआर का फैक्टर यूज किया गया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट में ग्रेटर को डेफिनेट बनाया गया है, बिकॉज एक डेफिनेट के बारे में, एक डेफिनेट डिमांड के बारे में बात हो रही है। द ग्रेटर द डिमांड कॉमा द हायर द प्राइस। तो यहाँ पर हायर की जगह पे क्या आना चाहिए, द हायर आ जाना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल प्रीवियस स्टेटमेंट उस चीज को डेफिनेट बताती है, तो आगे भी आपको उस चीज को डेफिनेट ही बनाना है। सो द हायर द प्राइस, एडजेक्टिव रोल जो है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है। ओके, मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। यस, आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। I prefer to write than to work. According to many of the students, they are just thinking कि ये statement जो है वो rectified है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। But let me tell you, we do have the error in this one. यहाँ पर जो underline दिया है write than to walk, सबसे बड़ी बात बच्चे स्टेटमेंट में आपको एक चीज ये देखनी है कि आपके पास वर्ड जो है वो प्रेफर यूज कर दिया गया है। प्रेफर, इंफीरियर या सुपीरियर, ध्यान रखना कभी भी स्टेटमेंट में प्रेफर, इंफीरियर या सुपीरियर वर्ड अगर यूज होता है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर देन तो आता ही नहीं। देन हम तब यूज करते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
तभी देन आता है, देन अपार्ट फ्रॉम प्रेफर, सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड के साथ नहीं यूज होता। ये बहुत ही ग्रामेटिकल ट्रिक मैं बता रही हूँ बच्चे, कभी भी अगर प्रेफर, इंफीरियर, सुपीरियर वर्ड आपको स्टेटमेंट्स में आ जाए, आप देन नहीं लगाओगे, उल्टा जो प्रेफर, इंफीरियर, सुपीरियर वर्ड जो है वो टू प्रेपोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये। सेकंड थिंग इज, अब इस स्टेटमेंट में देखते हैं, आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक, देन तो निकल गया। अब यहाँ पर ऑप्शन दी गई है राइडिंग टू वॉकिंग, राइड टू वॉक, राइडिंग देन वॉकिंग एंड नो इम्प्रूवमेंट, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। राइडिंग देन वॉकिंग भी नहीं आएगा बिकॉज इसमें देन लगा है, ठीक है। राइड टू वॉक या राइडिंग टू वॉकिंग आया। अब यहाँ पर बात आ रही है प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस जो है वो कंटिन्यू पार्ट रहता है, ठीक है ना, वो एक किसी की विश है, किसी की डिजायर है, राइट। अगर वो ऐसा है तो वो जो पार्ट लेगा वो कंटिन्यू पार्ट लेता है बच्चे, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपकी राइडिंग टू वॉकिंग आएगा। इवन राइट टू वॉक नहीं आने वाला बिकॉज प्रेफर वर्ड इज बीइंग यूज्ड, राइट। सो अगर ऐसा होता है तो प्लीज हैव अ लुक, आपको स्टेटमेंट को इस अकॉर्डिंग जो है वो समझना पड़ेगा। ये एक प्रेफरेंस स्टेटमेंट है और इसमें जो है प्रोसेस जो है, वर्किंग प्रोसेस, जो भी एक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू में ही रहना चाहिए। ओके ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट बहुत अच्छे से गिवन है, ग्रामेटिकली बहुत करेक्टेड स्टेटमेंट है। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज, राइट, मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज, एंड दे हैव जस्ट गिवन द एरर इज डोमेस्टिक न्यूज। देखा जाए तो ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है यहाँ पर, बट वोकैबुलरी एरर जरूर है यहाँ पर बच्चे। यहाँ पर बोला गया है इंटरनेशनल न्यूज, सो आपको एक कॉम्बो जो है वो पता होना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल के साथ आपका क्या आ जाना चाहिए, नेशनल आना चाहिए, ना कि डोमेस्टिक होना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनेशनल की जगह नेशनल लिखा होता तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक को रेक्टिफाई कर सकते थे, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का जो कंपैरेटिव है वो रीजनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चेंज है ये वोकैबुलरी चेंज है, ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की चेंजेस हैं, ये आपको भी स्टेटमेंट में आ सकती है। इस तरीके के चेंजेस को भी बच्चे ध्यान में रखते हुए चलना, बिकॉज ये एक नॉर्मल जो है आईक्यू चेक करने वाली बात है बच्चों की, राइट। आईक्यू के अकॉर्डिंग जो है कि बच्चे का आईक्यू जो है वो किसी अकॉर्डिंग वर्क करता है, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी नॉलेज एक बच्चा रखता है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट में आपको ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई एज इट इज ग्रामेटिकल रूल नहीं फॉलो हो रहा है। ओके, मूव ऑन करते हैं। यस, यहाँ पर let's have a look to the statement. The teacher was very angry at his student. Yes, the teacher was very angry at his student. यहाँ पर angry at को जो है वो error माना गया है according to many students. Yes, वो भी कहेंगे मैम ये statement बिल्कुल ठीक है, angry at ही होना चाहिए। Let me tell you बच्चे, at जो है देखा जाए तो वो target word होता है, ठीक है। at जो है वो एक तरीके से लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम किसी पे अगर गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होना होता है, एट की लोकेशन या उसके ऊपर की टारगेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एंग्री विद आ जाना चाहिए, एंग्री एट नहीं होता है। देखा जाए तो डिफरेंस इतना नहीं है बच्चे, प्रेपोजिशन जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट करती है, बिकॉज मैक्सिमम केस में एट भी ठीक लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। देखो एक और चीज मैं एक ग्रामेटिकल रूल बताना चाहूंगी बच्चे, डू नॉट गो विद द ग्रामर, दैट टाइप ऑफ ग्रामर, जैसे हम कहते हैं कि सुनने वाली ग्रामर पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं सुनने वाली ग्रामर पे जाते हैं और उनको लगता है कि वो ग्रामर ठीक है। बच्चे आप लोग जो ग्रामर जो है स्कूलिंग में जो ग्रामर करवाई जाती है वो सिंटेक्स के रूल्स के साथ नहीं करवाई जाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ग्रामर है वो पूरी होलसम ग्रामर जो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करती है। और प्रेपोजिशन के केस में आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू, पहली बात, स्टेटमेंट प्रेपोजिशन के केस में हिंदी एक्सप्लेनेशन लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूरे ग्रामर में सिर्फ प्रेपोजिशन जो है वो हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ चलता है, बिकॉज हम जो प्रेपोजिशन को म, पर, का, के जो एक नॉर्मल गिवन स्टेटमेंट्स में उसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एंग्री एट भी ठीक माना जा सकता है क्योंकि सुनने पे जा रही है ग्रामर, और वैसे देखा जाए टेक्निकली एंग्री विद होगा, बिकॉज एंग्री जो एट है वो टारगेट वर्ड्स को इशारा करता है, ठीक है। टारगेट वर्ड जैसे शूट एट, लाफ एट, ग्राउल एट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं यूज हो रहा, ठीक है। दैट इज एंग्री विद। एंग्री विद किसके साथ है, एंग्री विद है, स्टूडेंट के साथ एंग्री है, तो ये बात है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी टारगेट स्टेटमेंट इशू नहीं की जा रही। और एट जो है बच्चे देखा जाए तो वो एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, ही इज वर्किंग एट द ऑफिस,
ठीक है, इन द ऑफिस नहीं आएगा बिकॉज इन जो है वो इनसाइड ऑफ समथिंग बताता है, एट जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, सो एट द लोकेशन, एट द ऑफिस, राइट। प्रेपोजिशन का टॉपिक मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बेस का जो टॉपिक है बच्चे, मैं अब बहुत अच्छे से एक एक सिंगल टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूंगी बिकॉज ग्रामर जो है तभी समझ में आती है जब आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स की नॉलेज होती है। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को समझ में मींस बेस को समझिए पजल्ड फॉर्म में, और उसके बाद समझिए आपके सिंटेक्स को, सिंटेक्स के बाद टेंसेस को, स्पीच, वॉइस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, योर ग्रामर इज कंप्लीट, राइट। सो आपको इस तरीके से फॉलो मैं आपको करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। Do you remember his phone number? I don't suspect so. Yes, the statement is grammatically correct. So let's choose the option of no improvement, right? No. We do have the क्या कहते हैं error. यहाँ पर जो error है वो suspect so में है. Let me tell you बच्चे, सबसे बड़ी बात है do you remember his phone number? मैंने आपसे पूछा, I being the first person, I'm asking this thing. Do you remember his phone number? ठीक है, सो आपका आंसर क्या है? आई डोंट सस्पेक्ट सो। मैं बोल रही हूँ आई डोंट सस्पेक्ट सो। बच्चे, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मैंने उसको सस्पेक्ट वर्ड उसके लिए यूज कर दिया गया है, ही इज नॉट अ क्रिमिनल। लेट मी टेल यू, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी का यूज किया जा रहा है। सस्पेक्ट तो वर्ड है कि जैसे उसने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया और मैं उसको सस्पेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए वर्ड सस्पेक्ट गलत नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्ड नहीं जा रहा है। स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में जा रही है। आई बीइंग द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, सो आई डोंट सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट वर्ड जो है वो थोड़ा सा अनवांटेड प्लेस किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई डोंट थिंक, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो वर्ड आएगा बिकॉज एक नॉर्मल स्टेटमेंट जा रही है, सस्पेक्ट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है वो आपका जो भी फ्रेंड है, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। यहाँ पर ग्रामेटिकल वोकैबुलरी का यूज किया गया। आगे मूव ऑन करते हैं। यस, नेक्स्ट वन। I prevailed on him to vote for you. I prevailed on him to vote for you. अब यहाँ पर देखिए या तो to, I prevailed to him to vote for you. तो let me tell you, please have a look. कभी भी to him to, ठीक है, मीन्स टू डैश टू करके स्टेटमेंट्स नहीं ली जाती बिकॉज टू जो है इस तरीके की स्टेटमेंट फॉलो नहीं करवाता है। ये भी एक रेक्टिफाइड जो है ग्रामर ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहूंगी। कभी भी टू डैश टू करके कोई भी वर्ड आ जाए बच्चे, वो यूज नहीं किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटिव रूल। इन्फिनिटिव रूल का मतलब है दैट इज 2 + V1 का जो रूल है वो अलग चीज है, वो कॉम्बो रूल है। ये वाला जो टू है, ये यहाँ पर दोनों टू जो है वो प्रेपोजिशन की टू है, तो इस तरीके से टू जो है इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन बच्चे 2 + V1 अगर कॉन्सेप्ट आता है, टू गो टू आएगा। द थिंग इज, ये वाला जो इन्फिनिटिव रूल है इस तरीके से जो है वो फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, और उसमें ये वाला टू जो है वो इन्फिनिटिव टू है, कॉम्बो रूल है, और इसके बाद अगर कोई टू आता है तो वो प्रेपोजिशन का टू माना जाता है। सो दिस इज द रेक्टिफाइड रीजन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इन्फिनिटिव्स। ठीक है, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स आप लोगों को पता होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, फाइनाइट्स की, सॉरी इन्फिनिटिव्स की, साथ में जेरेंड है, साथ में पार्टिसिपल्स है। तो इन्फिनिटिव्स में विद टू इन्फिनिटिव होता है, विदाउट टू इन्फिनिटिव होता है, जो कि बेसिकली हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, और साथ में हम फ्यूचर टेंस को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका भी जो एक टॉपिक है बच्चे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, मैं जरूर लेके आना चाहूंगी ये वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, बट फॉर राइट नाउ इस तरीके का रूल फॉलो नहीं होगा, बट ये फॉलो किया जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ये फर्स्ट ऑप्शन है टू वाली, वो तो कैंसिल होती है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि आई प्रिवेल्ड एट हिम टू वोट फॉर यू, एट हिम, ठीक है, उसके ऊपर नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे हमारा वो वाले स्टेटमेंट में विद था, यहाँ पर भी एट जो है वो लोकेशन या टारगेट वर्ड है, तो एट को भी यूज नहीं किया जाएगा। अब अपॉन रह गया, आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू वोट फॉर यू, मींस उसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जा सकता है। अपॉन जो है वो एक तरीके से एक जो है वो स्टेटस ऊपर को बताता है, बट मैं इस स्टेटमेंट में बहुत ही अगर अपॉन यूज कर लूंगी तो बहुत ही अनवांटेड स्टेटमेंट बन जाएगी बच्चे, तो अपॉन वर्ड भी जो है वो यूज नहीं रहेगा। सो द ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज यहाँ पर जो ऑन है वो बिल्कुल ठीक है। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू, आई प्रिवेल्ड, मैं उसके पास गई, ठीक है, टू वोट फॉर यू, सो दैट इज अ रेक्टिफाइड
स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रेपोजिशन का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप लोगों को प्रेपोजिशन का टॉपिक बहुत अच्छे से जो है डिफरेंस जो है प्रेपोजिशंस का समझने की बहुत जरूरत है। That preposition topic is so important, right? Okay, let's have a look to the statement. Okay, the Satluj has changed its path. ठीक है, अब change its path statement बहुत easy है, बहुत ही easy जा रही है, grammatically बहुत ही सही लग रही है, गलत नहीं लग रही है, कहीं से भी नहीं लग रही है, but the problem is still we do have the error. ठीक है, यहाँ पर वर्ड जो है अंडरलाइन जो ग्रामेटिकल वर्ड है, नॉट ग्रामेटिकली, पाथ वर्ड दिया गया है, एंड लेट मी टेल यू, यू आर नोइंग इट कि सतलुज जो है बच्चे क्या है, ठीक है, सतलुज इज अ रिवर, ठीक है, और रिवर का जो है वो क्या होता है, कोर्स होता है, पाथ नहीं होता है। प्लीज यहाँ पर वोकैबुलरी का यूज किया जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, यहाँ पर भी पाथ की जगह कोर्स आना चाहिए, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड पार्ट कि जो रिवर है वो कोर्स में जाता है, नॉट इन द पाथवे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहाँ पर भी वैसी ही स्टेटमेंट आई है, प्लीज हैव अ लुक। आई प्रेफर टी मोर देन कॉफी। यस, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रेफर वर्ड बच्चे यूज किया गया है, तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रेफर वर्ड जो है वो देन जो है कंपैरेटिव डिग्री ले नहीं सकता। ठीक है, देखो देन को कंपैरेटिव डिग्री, देन जो है वो आपका क्या है, इट इज योर टाइप ऑफ प्रेपोजिशन, कंजक्शन का रोल भी प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या है कि देन जब हम लगाते हैं बच्चे, तो वो कंपैरेटिव डिग्री पे कंपैरिजन बताता है। ठीक है, अगर वो कंपैरिजन बताता है तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, देन लगाने में, आपने देन लगाया तो यहाँ पर ER का फैक्टर तो जरूर लगना चाहिए। ER का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, EST का सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो ER का फैक्टर तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जब देन लगाया गया है, यहाँ पर प्रेफर वर्ड यूज कर दिया। अगर बच्चे प्रेफर वर्ड ना होता तो हम देन को एक्सेप्ट करते, बट प्रेफर वर्ड है यहाँ पर, तो हम गलती से भी देन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लीज हैव अ लुक, मोर तो बिल्कुल नहीं आएगा, सो यहाँ पर क्या आएगा, आई प्रेफर टी टू कॉफी। प्रेफर वर्ड हमेशा टू प्रेपोजिशन को फॉलो करता है, प्लीज नोट करना। प्रेफर आपका जो है इंफीरियर एंड योर सुपीरियर वर्ड। ठीक है, ये जो प्रेफर वर्ड है वो, ये इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, ये सारे वर्ड जो है टू प्रेपोजिशन को फॉलो करते हैं। बच्चे इस रूल को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर पेपर में आए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, देन लगा है सीधा हटाइए, देन प्रेफर वर्ड लगा हुआ है, टू प्रेपोजिशन को फॉलो करवाइए, राइट। सो टू इसका जो है वो रेक्टिफाइड आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक। He was wary of failure, didn't he? Yes. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहली बात मैं आपको वोकैबुलरी का मीनिंग बता देती हूँ। वेरी इज जस्ट लाइक समवन इज फीलिंग बोर। ठीक है, कोई बोर हो रहा है या फिजिकली टायर्ड हो चुका है, एक ही काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो वो फिजिकली वेरी हो जाता है। ठीक है, वैसे इसका जो मीनिंग है जेडेड निकलता है, वोकैबुलरी मीनिंग जेडेड है, जेडेड का मतलब वेरी होता है, वेरी का मतलब जेडेड होता है। ठीक है, अब he was wary of failure, कॉमा, didn't he? प्लीज नोट करना, यहाँ पर लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा है, मींस दिस इज योर क्वेश्चन टैग रूल स्टेटमेंट। अगर ये क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट यहाँ तक शो की गई है बच्चे, वो पॉजिटिव सेंटेंस बताया गया है, बिकॉज यहाँ तक कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया गया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या यूज किया है, आपका नेगेटिव, तो आपका जो टैग वर्ड है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन टैग रूल कहता है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। दिस इज अ रेक्टिफाइड रूल। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी है, वॉज को यूज किया गया है, नेगेटिव डिडंट ही को यूज किया गया है, रूल फॉलो करवा दिया। प्लीज हैव अ लुक, रूल फॉलो हो चुका है, नाउ द प्रॉब्लम इज स्टिल द स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज कि यहाँ पर बच्चे सीक्वेंस गलत है, वॉज का सीक्वेंस जो है वो नेगेटिव उसी का होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, wasn't he। यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो wasn't he आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बच्चे पॉजिटिव का ही सीक्वेंस नेगेटिव में डालना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड प्लीज हैव अ लुक, 101% कोई ना कोई पेपर में ये वाली स्टेटमेंट, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो एरर फाइंडिंग के फॉर्म में हो, या वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, आएगी ही आएगी। सो प्लीज इस रूल को याद रखना, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट का रूल है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव टैग है, रूल फॉलो करवा दिया गया है, बट स्टिल द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द रीजन इज कि यहाँ पर सीक्वेंस गलत करवाया गया है। गॉट दिस मैन? सो प्लीज इस रूल को बहुत अच्छे से
ध्यान में याद रखना, बिकॉज ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज to get into the building I will disguise as a reporter. Yes, exactly. यहाँ पर स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, नॉट इवन अ सिंगल एरर इन द स्टेटमेंट। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेटमेंट, टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज। देखो यहाँ पर बात हो रही है आई विल, मैं करूंगा, मेरी इच्छा है, मैं, ठीक है, आई के बारे में बात हो रही है बच्चे। तो जब आई के बारे में बात हो रही है और मैं ही आगे ही स्टेटमेंट में रन कर रहा हूँ, आई के बारे में ही आगे रन होनी चाहिए बात, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है वो बच्चे यूज हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आई के बारे में ज्यादा बात हो रही है। बिकॉज स्टेटमेंट आई विल डिस्गाइज एज अ, ठीक है, रिपोर्टर मीन्स मेरे बारे में ही, आई का ही रेफरेंस पार्ट आगे को स्टेटमेंट में रन कर रहा है, तो आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। बच्चे देखना आपको स्टेटमेंट में कि जब भी स्टेटमेंट को इस तरीके से जाती है, अगर आई जो है वो अपना रिफ्लेक्शन बताता है, बार बार स्टेटमेंट में आई के रेफरेंस में बात होनी चाहिए, तो उसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाना चाहिए, राइट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। वैसे भी मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक का जो रूल है वो डिस्कस किया है, प्लीज आप देख सकते हैं आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है। ओके, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉर्ज्ड माय सिग्नेचर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रेक्टिफाइड जा रही है। प्लीज एक चीज को ध्यान रखना, अगर एक स्टेटमेंट एक बार अगर कोई बात बताती है तो उसी बात को बताने के लिए दोबारा कोई वर्ड जो है वो यूज नहीं किया जाता। सेम वर्ड, सेम मीनिंग के दो वर्ड स्टेटमेंट में रखे नहीं जाते, या सेम मीनिंग दो बार कन्वे नहीं किया जाता। जब यहाँ पर बहुत बात हो चुकी है, डिनाइड, डिनाइड का मतलब है तुम मना कर रहे हो, he denied that he had not, प्लीज है मैंने यहाँ पर नॉट वर्ड और डिनाइड वर्ड जो है वो सेम चीज से रहा है। मैं डिनाइड करता हूँ कि मैंने नॉट किया, ठीक है, नॉट फॉर्ज किया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दोनों तरीके से नॉट नॉट में जा रही है। डिनाइड का मतलब भी मना ही होता है, नॉट भी मना ही होता है स्टेटमेंट में। तो प्लीज हैव अ लुक, जब आप एक बार नेगेटिव वर्ड यूज कर चुके हो तो यहाँ पर क्या आएगा, he had forged, yes, ये आएगी, he had forged my signature। जब ऑलरेडी वो चीज को डिनाई कर चुके हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग नॉट। नॉट का यहाँ पर अनवांटेड यूज है, तो नॉट जो है वो यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। ओके, मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी हॉलीडे। यस, अब ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पीच का रूल जो है वो फॉलो किया जा रहा है बच्चे, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बच्चे टोल्ड वर्ड को यूज किया गया है। यहाँ पर जो है टोल्ड वर्ड को यूज किया गया है बच्चे। टोल्ड वर्ड तो तब आता है जब आपकी जो स्पीच है, स्पीच इस फॉर्म में होती है बच्चे, ही सेड टू मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और वो वाला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब एक पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है स्टेटमेंट में, सेकंड पर्सन है, ऊपर से ये वाला आपका पर्सन है, तो जब ऐसी स्टेटमेंट आती है तो सेड की जगह टोल्ड आता है, ठीक है। टोल्ड टू भी नहीं आएगा, बिकॉज टोल्ड वर्ड जो है बच्चे कभी भी टू प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर द टीचर टोल्ड टू मी आता तो टोल्ड वर्ड ठीक था, लेकिन द टीचर टोल्ड दैट आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे दैट यूज किया गया। आपको पता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं स्टेटमेंट को तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो पहली बात तो दैट से पता लगा, वेट, हमें ये दैट से ये पता लगा कि जो स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में जा रही है, स्टेटमेंट बिल्कुल जा रही है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, टोल्ड वर्ड यूज कर दिया गया है, टोल्ड वर्ड जो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी जगह पे आपका क्या आ जाना चाहिए, सेड आना चाहिए। ये आपका स्पीच का पार्ट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे मूव ऑन करते हैं। यस, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। बच्चे इंग्लिश, क्या इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। अब इंग्लिश जो है वो एक विंडो ओपन नहीं कर सकता, नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, नॉलेज तो एक लैंग्वेज ही प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इंग्लिश की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज द रेक्टिफाइड रीजन कि इंग्लिश यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है बच्चे। इंग्लिश अगर ओपन करता है नॉलेज की विंडो, इट्स नॉट एन इंग्लिश, इट्स इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये भी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी का ही पार्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Yes, no sooner, please have a look.
No sooner had the teacher entered the room and the boys rushed to their seats. Okay, please have a look. यहाँ पर बच्चे no sooner यूज किया गया है. No sooner जो है आपकी correlative pair conjunction है. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो pair conjunction है तो वो pair के साथ ही यूज करनी चाहिए, जैसे कि neither nor, either or. ठीक है, तो no sooner जो है वो उसका करेक्शन रहता है then के साथ. ठीक है, no sooner had the teacher entered the room, यहाँ पर and की जगह पे क्या आ जाएगा, then the boys rushed to their seats. ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, पेयर में ही यूज होती है. और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी बच्चे नो सूनर वर्ड लग गया आपको स्टेटमेंट में तो उसके बाद आपका कंडीशनल वर्ड ही लगेगा. हैड इज योर कंडीशनल वर्ड. और बच्चे उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है. ये वाला जो एरर है पेपर्स में भी शो किया जाता है. मैंने अभी आपके साथ कंजक्शन का एरर लिया है, बट इस तरीके का एरर क्या दे दिया जाएगा, नो सूनर द टीचर हैड. प्लीज हैव अ लुक, नो सूनर द टीचर हैड, बट ये गलत है. आप लोगों ने क्या करना है, नो सूनर हैड द टीचर. नो सूनर के बाद कंडीशनल वर्ड लगेगा, उसके बाद स्टेटमेंट सब्जेक्ट में जाएगी और उसके बाद कहीं पर स्टेटमेंट में देन जरूर लगना है, क्योंकि नो सूनर और देन जो है दे आर कॉम्बो पेयर कंजक्शंस, कोरिलेटिव पेयर कंजक्शंस कहलाती है. राइट, सो प्लीज इस टॉपिक को, कंजक्शंस के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आपको समझना है. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. यस, कीट्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम. यस, अब कीट्स जो है बच्चे, इट्स अ नेम ऑफ द पोएट. नेम ऑफ द पोएट है, एक सेकंड, इट्स अ नेम ऑफ द पोएट. ठीक है, अब नेम ऑफ द पोएट है, दैट मीन्स कि वो अपना आइडिया जो है वो बोलता नहीं है. बच्चे ये भी एक अंडरस्टूड पार्ट है. कीट्स जो है पोएट का नाम है, वो पोएम में क्या चीज करेगा, अपने व्यूज के बारे में क्या करेगा, अपने आइडियाज के बारे में एक्सप्रेस करता है. अगेन ग्रामेटिकल वोकैबुलरी, राइट. ये एक अंडरस्टूड पार्ट है कि वो बात सेज में नहीं जाती है, वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि एक पोएट अपने व्यूज जो है वो पोएम में एक्सप्रेस करता है. राइट, ओके, आगे मूव ऑन करते हैं. ही इज एडिक्टेड टू स्मोक. यस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक. बच्चे यहाँ पर वही बात आ गई कि कोई एडिक्टेड है तो टू स्मोक नहीं होगा, वो जो उसका एडिक्टेड पार्ट जो है वो कॉन्टिन्यू पार्ट चलने वाला है. सो यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रामेटिकली फॉलो करना पड़ेगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग. ठीक है, सो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग आएगा, नॉट स्मोक आएगा. ठीक है, बिकॉज कोई अगर किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, तो वो चीज जो है वो किस में चली जाती है, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू पार्ट में चली जाती है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग. ओके, ओके, इफ आई एम द पीएम आई वुड बैन ऑल द पोजेशंस. ठीक है, इफ आई एम द पीएम, यहाँ पर देखो एक चीज का ध्यान रखो, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सपोजनल स्टेटमेंट रन हो रही है. अगर बच्चे ये सपोजनल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, प्लीज अब लुक, जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कुछ भी हो सकता है. बट सपोजनल केस में आपका जो वर्ब है बच्चे वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता, उसे तो प्लूरल वर्ब ही लेना है. दिस इज द रूल ऑफ योर सिंटेक्स. सपोजनल स्टेटमेंट जहां पर एक नाउन प्रोनाउन सपोज करता है, विश करता है, डिजायर करता है, प्रेफर करता है, जब ये सारी चीजें अगर एक स्टेटमेंट में की जाती हैं तो बच्चे सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इट्स नॉट द कंपल्शन पार्ट, लेकिन आपका जो वर्ब है कंपल्सरी जो है वो प्लूरल ही जाएगा. ये आपके सपोजनल स्टेटमेंट सिंटेक्स का रूल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सपोज ही किया जा रहा है ना, कि सपोज क्या कहते हैं, सपोज किया जा रहा है कि आई वुड बैन ऑल द पोजेशंस. ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है वो ली जाएगी. आगे मूव ऑन करते हैं, प्लीज हैव अ लुक. ओके, विल यू टाइप दीज लेटर्स नाउ. यहाँ पर विल यू बोला गया है. विल यू मतलब क्या तुम ये कर सकते हो, मीन्स बच्चे मैं पूछ रही हूँ आपसे. ठीक है, तो विल यू, आई एम आस्किंग यू, तो विल का जो फैक्टर है वो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म जाता है, बहुत ही टारगेट कर रहा है यहाँ पर. तो हम जब हम किसी को पूछते हैं तो एक तरीके से हम्बल वे में पूछते हैं. तो हम्बल में विल यू टाइप दीज लेटर्स नाउ, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, कुड यू टाइप दिस लेटर्स नाउ, कुड यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम जस्ट टेकिंग दैट परमिशन, कुड यू डू दिस. ठीक है, विल का फैक्टर जो है वो यहाँ पर नहीं जाएगा, बिकॉज विल जो है वो बहुत अच्छे से 100% पॉसिबिलिटी बताता है, और यहाँ पर स्टेटमेंट में हम जो है किसी से पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्म में विल में नहीं स्टेटमेंट जाती है. विल और शेल का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, लेट्स हैव लुक टू द स्टेटमेंट.
यस, इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम। यस, यहाँ पर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रूल फॉलो किया गया है। इट इज हाई टाइम, इट्स अ फ्रेजल फॉर्म ऑफ सेइंग कि अब बहुत टाइम हो चुका है दैट यू गो होम। तो प्लीज हैव अ लुक स्ट्रक्चर वैल्यू। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? इट्स हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट। यहाँ पर टेंसेस का रूल फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पर इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट आएगा बच्चे। गो का जो है वो क्या आ जाना चाहिए? वेंट आना चाहिए। या स्टेटमेंट ऐसे आती है, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। मीन्स अब जो है, कभी कभी बच्चे फ्रेज और जो स्टेटमेंट को जब हम मर्ज करते हैं तो इस तरीके के स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। मीन्स अब तो ज्यादा, हद से ज्यादा हो चुका है, इनफ इज इनफ हो चुका है कि अब तो वो जो है एक्शन प्रोसीड हो जाना चाहिए। तो वो जो है स्टेटमेंट पास्ट टेंस ही लेती है। इट इज हाई टाइम आपका एक्सप्रेशन है, प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट, राइट? सो दिस इज योर रेक्टिफाइड टेंस स्टेटमेंट, राइट? सो आज के लिए आपके लिए मैं लाई थी ये स्टेटमेंट्स डिस्कशन पार्ट के लिए। इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कशन। देखिए, एरर फाइंडिंग हो चुका है, अब मैंने आपके साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में अगेन ग्रामर एंड वोकैबुलरी मैं आपके पास लेके आऊंगी, सो दैट कि आपको जो ग्रामर है वो बहुत अच्छे से ओपनली समझ में आए, और ताकि आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, देखो 20 मिनट्स के पेपर में कोई रूल आंखों के सामने फ्लैश नहीं होने वाले। आपको ग्रामर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल फॉर्म में समझ के चलना पड़ेगा, ताकि 20 मिनट्स में आप बहुत अच्छे से कंप्लीट अपना पार्ट कर पाए, राइट? सो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं के लिए था, यहीं तक था। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, सिंगल स्पेस एंड डबल स्पेस बोथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।